की जो कोतवाली है, तिगुनिया कोतवाली, तो वहाँ के भी जो कोतवाल थे, इंस्पेक्टर थे, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली मुझे वो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको हकीकत नहीं पता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे भाइयों को ऐसे ऐसे किया गया है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को तो मीडिया छोड़ के कुछ और ही काम करना चाहिए लगभग, जैसे मान के चलिए इनको तो उन्हीं की गुलामी करनी चाहिए जी। अगर ये पत्रकार को मतलब एक मीडिया जो है चौथा स्तंभ देश का है, यही अगर झूठ बोलेगा तो देश कैसे टिक पाएगा? फिर तो तीन पिलर मजबूत रहेंगे, चौथा पिलर ही अगर डगमगा गया तो टिकना बहुत मुश्किल है। आज उनके साथ में हुआ, कल किसी के साथ में भी हो सकता है। तो वो हमारे साथ में है कि और हमें भी मतलब एक आत्मविश्वास हमारा बढ़ रहा है कि साथ में है, तो हम भी मतलब जो है हमारी भी आवाज़ बुलंद रहेगी और शायद मेरे भाई को न्याय मिले। ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਗਾਸਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਪ ਚੜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਯਪ ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ जुड़ियाँ हुई हैं। पवन जी बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। अब बहुत दुखदाई घटना है, किसी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या लगता है कि जैसी घटना हुई है अभी तक जो आपको इंसाफ मिलना चाहिए था, अभी तक उस लड़के का मंत्री बाप ने अभी तक गद्दी नहीं छोड़ी, अभी अरेस्ट तो हो गया है, लगता है कि इस जितना दबाव चल रहा है पुलिस पर, आपको इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, इंसाफ की उम्मीद पर ही टिके हैं, बाकी गद्दी पर रहते हुए इंसाफ मिले ऐसा तो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। अगर इंसाफ जांच ही करनी तो सबसे पहले इनको गद्दी छोड़नी चाहिए। हाँ, अगर इनका बेटा निर्दोष है तो उनको फिर वापस गद्दी दे देनी चाहिए जी। और इनके बेटे के साथ और भी जितने दोषी हैं सबको सज़ा होनी चाहिए। पवन जी, आपका जो भाई रमन कश्यप था, कौन से चैनल के लिए काम करता था, कितनी देर से मीडिया से जुड़ा था? जी भैया, हमारे साधना न्यूज़ एक टीवी चैनल है यूपी सॉरी राजस्थान का, उसके लिए काम करते थे और लगभग पिछले 6 महीने से ये काम कर रहे थे उसमें। पहले भी कहीं जो किसान का प्रदर्शन होता है या किसान आंदोलन चल रहा है, पहले भी जाते थे कवर करने कहीं? जी, 6 महीने से जब से पत्रकारिता ज्वाइन की तब से लगभग हर एक खबर जो है कवर करने के लिए भैया जाया करते थे जी। अगर आप जब कि ये घटना घटी थी, आपको फिर मीडिया से पता लगा कि जहाँ, कि आप कैसे पता लगा था कि ये बात हो गई है? नहीं, मीडिया से नहीं पता चला मुझे। करीब 4 बजे के आसपास व्हाट्सएप पे देखा कि वहाँ पे एक दंगा हुआ है। तो फिर भाई का मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ था, तो धीरे धीरे चिंताएं बढ़ने लगी। फिर उनके जितने और भी साथी पत्रकार मित्र गए थे वो सब अपने अपने घर आ गए, लेकिन मेरे भाई नहीं आए। इनका फ़ोन कहीं पर गुम हो गया था, वहीं स्विच ऑफ था फ़ोन। फिर चिंताएं बढ़ने लगी। हम लोग कोतवाली में तहरीर भी दी लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकला। रात में करीब 3 बजे जो है दूसरी सुबह करीब 12 घंटे बाद फ़ोन आता है कि एक डेड बॉडी लखीमपुर पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हुई है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, आप जाइए देख लीजिए, हो सकता है वो आपके भाई हों। तो हम पहुंचते हैं तो ये बात पुलिस से पता लगी या कहाँ से लगी? जी ये पुलिस से पता चली। तो पहुंचते हैं तो वो मेरे ही भाई भाई थे। जब आपके ने भाई को अपना पहचान लिया था तब जो उसका पोस्टमार्टम हुआ था, दूसरे दिन हुआ फिर? नहीं, पोस्टमार्टम फिर हमने जब पहचाना है तो उसके करीब 1 घंटे बाद फिर पोस्टमार्टम उनका हुआ है जी। बाद में कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि मैंने आपका भी देखा भी कोई जो लोकल लोग थे आप पर कोई दबाव भी डाल रहे थे कि आप अपना बयान बदलो, आपके भाइयों को तो किसानों ने मारा है, वो इस घटना में नहीं गए। जी, कई प्रकार की बातें हुई। कई अब एक न्यूज़ चैनल वहाँ के पत्रकार महोदय आए थे, उन्होंने ही मेरे ऊपर दबाव बनाया। फिर मुझसे वक्ता से बात की जब मैंने उनका बयान नहीं बदला। और घटनास्थल की जो कोतवाली है, तिगुनिया कोतवाली,
तो वहाँ के भी जो कोतवाल थे, इंस्पेक्टर थे, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली मुझे वो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको हकीकत नहीं पता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे भाइयों को ऐसे ऐसे किया गया है, वो जीप से नहीं मारे गए हैं। तो लेकिन मैंने अपने भाई की डेड बॉडी वहाँ पर देखी थी जब पोस्टमार्टम हाउस में, तो मैंने सारे कपड़े उतार के देखे थे, तो उनके कहीं पर चोट के मतलब वैसे लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, उनके सारे रगड़ लगी हुई थी, ये हाथ रगड़ा हुआ था, ये चेस्ट उनका रगड़ा हुआ था, दोनों शोल्डर उनके रगड़े हुए थे, पैर में चोट लगी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। तो मैं कैसे कह दूं कि लाठी डंडे से मारा गया है जी। पवन जी, हम भी उस दिन से न्यूज़ देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। जो मीडिया का पहले रोल था, पहले तकरीबन 24 घंटे जब तक वो टक्कर वाली वीडियो सामने नहीं आई, तब नेशनल मीडिया ने तो ऐसा बना दिया था भाई वहाँ जो हुआ है वो सभी कुछ किसानों ने किया है। आपके साथ भी यही दबाव आ रहा है कि आप किसानों का नाम ले लो। जो मीडिया कर्मी आपको कोई थ्रेट कर रहे थे या आपको धमका रहे थे या आपको बयान बदलने के लिए कह रहे थे, क्या मीडिया का ये रोल बनता है जो निभा रहा है वो? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को तो मीडिया छोड़ के कुछ और ही काम करना चाहिए लगभग। जैसे मान के चलिए इनको तो उन्हीं की गुलामी करनी चाहिए जी। अगर ये पत्रकार को मतलब एक मीडिया जो है चौथा स्तंभ देश का है, यही अगर झूठ बोलेगा तो देश कैसे टिक पाएगा। फिर तो तीन पिलर मजबूत रहेंगे, चौथा पिलर ही अगर डगमगा गया तो टिकना बहुत मुश्किल है कौन सा चैनल था वो जी। आज तक चैनल था वो। जो आपके दबाव बना रहे? जी, आज तक के आए थे कुमार कुणाल जी। तो वो थे, वो दरअसल ऐसा हुआ था कि वो मेरे पिताजी से बुलवाना चाहते थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, उन्होंने ऐसा बोला। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे मिली नहीं थी, मैं उसके लिए चक्कर काट रहा था। मैंने उनसे कहा कि सर अगर आपको मिल गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आपने देखा है तो मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। इस बात को लेकर वो मुझसे उखड़ गए और ऑफ कैमरे पर मुझसे बोला कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम आपसे इतने तहजीब से बात नहीं करते और हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं, मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए। फिर ये सब होता रहा। चूँकि मेरे घर पे आए थे तो हमारे धर्म में मतलब जो है हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि घर पे आए हुए किसी को, दुश्मन को भी हम लोग घर पे आने के बाद कुछ नहीं कहेंगे। तो उनको हमने हाथ जोड़ के कहा सर आप लोग आए हैं तो पानी पी लीजिए और आराम से बैठिए, या फिर आपका मन करे तो आप जा सकते हैं, लेकिन कोई बात ना करें। फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे पीछे हमारा हाथ पकड़ के घूमते रहे और मुझे बहुत बरगलाने की कोशिश की। फिर हम लोग सामने वाले रूम में चले जाते हैं, मैं और मेरे पापा, तब भी वो ज़बरदस्ती वहाँ पे घुसे, फ़ोटो वोटो क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में मजबूरन हमें अंदर से ही दरवाज़ा लॉक करना पड़ा। किसी भी इंसान की ज़िंदगी की कीमत पैसा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी चाहे वो यूपी की सरकार ने परिवारों की मदद करने की बात की है, चाहे पता चला कि पंजाब सरकार और दूसरी सरकार जो है उन्होंने कुछ परिवारों की मदद करने की कोशिश की है। किसान जथेबंदियां भी, मैंने कल इंटरव्यू किया है कि वो भी आपके साथ हैं। लगता है कि जैसे भी कोई आपकी जो मदद करना चाहता है, हमें उस आदमी का कोई मूल्य नहीं है, मृत्यु के मूल्य नहीं, इंसान की कोई मूल्य नहीं है, फिर भी जो लोग आपके साथ खड़ रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी सहानुभूति आपको इस वक्त कह सकते हैं कि सिंपैथी दे रही है? जी बिल्कुल, बात रुपए पैसे की कोई नहीं है। बात यह है कि हमने तो ये भी कहा था जिस दिन हमारे भाई की डेथ हुई थी और हम लोगों ने चौराहे पे सौ रखा था, उस दिन हमने ये भी कहा था कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी एक बार हमसे हेलो कर लें केवल, और मैं उनसे कुछ बात कर लूँ, उसके बाद में मैं तुरंत अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दूंगा। अब जो जो भी लोग हमारे इस दुख में आ रहे हैं, हमारे साथ में खड़े हैं, उसी से मुझे मतलब जो है सत्तावना दे रहे हैं कि हाँ। और रुपए पैसे का मेरे लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि जो काम मेरे भाई कर रहे थे या जिनकी वो जो भूमिका मेरे भाई की मेरे घर में थी, बाहर थी, पैसे क्या वो कुछ भी दे दें वो नहीं हो पाएगा। पवन जी, ये आप तय कि जब चलो जहाँ की सरकार करेगी तो उनकी जिम्मेवारी बनती, ड्यूटी बनती है, वोट के लिए भी लीडर करते हैं, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। लेकिन वो भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, उन्होंने भी आपके परिवार के साथ सिंपैथी की है, आपके परिवार के साथ उन्होंने कहा भी नवजोत सिंह सिद्धू भी जहाँ आए थे। वो जो लोग आपके साथ आ रहे हैं उनका कोई वोट का मतलब नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा जहाँ से वोट नहीं लेना, चन्नी साहब ने जहाँ से वोट नहीं लेना, लेकिन वो लोग भी आपसे सिंपैथी रखते हैं, आपसे हमदर्दी रखते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? अब ऐसा है कि सिंपैथी और हमदर्दी वही आदमी रखेगा जो हकीकत समझ रहा है
कि आज उनके साथ में हुआ कल किसी के साथ में भी हो सकता है। तो वो हमारे साथ में है कि और हमें भी मतलब एक आत्मविश्वास हमारा बढ़ रहा है कि साथ में हैं, तो हम भी मतलब जो है हमारी भी आवाज़ बुलंद रहेगी और शायद मेरे भाई को न्याय मिले। और बाकी जो अब भक्ति के ही गुण गाए जाएंगे तो उनको सही और गलत कुछ नहीं दिखेगा। और हमारे साथ में जो लोग आ रहे हैं, काफ़ी संगठन आए, काफ़ी पार्टियाँ आई, हम सबका धन्यवाद करेंगे कि सब हमारी मतलब इस दुख में भी राजनीति का कोई वो नहीं बनता है। मेरे समर्थन में सब लोग आए और हमारे घर पे आए, दुख व्यक्त किया, तो इसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। पवन जी, सभी आ रहे हैं, सभी को दुख है, आपके साथ अगला दुख अपना साझा करना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं जो देश का माई बाप होता है, देश का सभी का, जब वो बन गया प्रधानमंत्री, वो अकेला भाजपा का नहीं है, वो सभी का है। एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला, इसे कैसे देखें? जी, वही बात है। हमारी सबसे पहली शर्त थी, योगी जी एक बार मुझसे हेलो कर लें और मैं उनसे जो है कुछ बात करके अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दूंगा। अब जैसे योगी जी ने क्या किया है कि सभी को 45 लाख रुपए की चेक का तुरंत वो जो है ऐलान कर दिया कि हाँ मुआवजा 45 लाख रुपए। अरे 45 लाख रुपए से मेरा भाई थोड़ी ना घुमाएगा। आप ऐसा करिए, वो 45 वो ले लीजिए और 45 मुझसे ले लीजिए, मेरा भाई मुझको ला कर दे दीजिए। दे सकते हैं क्या? अब 4,000 किलोमीटर से केरला से आज भी एमपी आए हैं, मैंने अभी उनका आपके साथ देखा है। इतनी इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन जो सत्ता वाले हैं, जो लोकल हैं, जो यूपी के हैं या केंद्र के हैं, वो नहीं आ रहे। क्या बात है? जी, आने का तो छोड़ दीजिए, जब वो एक हेलो नहीं मुझसे कर सकते, एक बात मतलब फ़ोन पे ही मतलब बात नहीं कर सकते, तो आने का बहुत वो छोड़िए। और जिसको हमदर्दी है, जो समझ रहा है कि सही है, तो वो बेचारे 4,000 किलोमीटर से इतनी दूर से आ रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं ये सही है, कि मतलब इनकी मौत जो हुई है या फिर ये जो शहीद हुए हैं या इनको मारा गया है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्घटना दुखद है, तो इसीलिए वो हमारे दुख को साझा करने के लिए आए हैं। पवन जी, रमन जी के परिवार में जो बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे हैं, कितनी कितनी उम्र है उनकी? जी, एक बेटी है 11 साल की और एक बेटा है 2.5 साल का। जी, 2 बच्चे हैं। तो बच्चे, आप दो भाई हैं, आपकी शादी हुई है? जी, हम 3 भाई थे और हम बड़े भी, रमन भैया सबसे बड़े थे, हम मंझले हैं और एक छोटा भाई और है। शादी तो हम तीनों भाइयों की हो गई हैं। जी। माता पिता क्या क्या कारोबार है, आप परिवार क्या क्या काम करते हो? जी, मम्मी पापा हैं घर में। कारोबार हमारा शुरू से पेशा खेती का ही रहा है। थोड़ी सी खेती है 4-5 एकड़, तो उसी में हम जो है पापा के साथ खेती ही करते थे लगभग करीब पिछले 10 सालों से। पापा हमें गाइड करते रहते थे, खेती हम करते थे। क्योंकि पापा थोड़ा बीमार रहने लगे, उम्र भी हो गई थी, तो खेती हम कर रहे थे। बड़े भैया बाहर से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो 4 पैसे वहाँ से आ जाते थे, तो बस ये है कि दाल रोटी चल जाती थी आराम से। संयुक्त मोर्चा आपके साथ खड़ा है, संयुक्त मोर्चे भी अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहा है। आपको लग रहा है कि जो मांगे सरकार से वो मांग रहा है वो वाजिब हैं, जायज़ हैं? आपका परिवार किसान मोर्चे के साथ खड़ा है? जी, हमारा पूरा परिवार हर मतलब आदमी के साथ में खड़ा है, जो हमारे साथ में खड़ा है। किसान मोर्चा ने जो मांगे की हैं या जो मांग रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। और हम किसान मोर्चा मतलब जितने लोग मेरे साथ में आए, मेरे उसमें है, मैं सबके साथ में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।